माई सेल्फ आशुतोष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम देखेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अप्रोक्सीमेटली 4 या 5 क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये तीसरा लेक्चर है रेसिडेंशियल स्टेटस का। इसके पहले के 2 लेक्चर्स आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आप लोग वहाँ से कंपल्सरी फर्स्ट लेक्चर्स को आप कंपल्सरी देखो, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, क्योंकि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के बेस पे फिर सेकेंड लेक्चर आपको समझेगा, या फिर फर्स्ट लेक्चर देखने के बाद आप थर्ड लेक्चर्स पे आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फर्स्ट लेक्चर जरूर देखो। सेकेंड लेक्चर में कुछ बेसिक क्वेश्चंस के हिसाब से थे, उसी लेक्चर्स को हमने कंटिन्यू किया है। ये तीसरा लेक्चर आप लोग के लिए मैं बना के लेकर आया हूँ। ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस का थर्ड लेक्चर प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आज हमारा टारगेट है कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं चेंजेस करके आपको होमवर्क के लिए दूंगा, जिसमें आप प्रैक्टिस करके अपने स्किल्स को और चेक करिए। ठीक है, ऑन टाइम, जैसे भी आपको टाइम मिलता है आप ऑन द स्पॉट सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज प्रैक्टिस करिए। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। रेसिडेंशियल स्टेटस हमें चेक करना है। क्लियर है? रेसिडेंशियल स्टेटस हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा था। किसी भी पर्सन का या किसी भी एसएससी का होकर हमको रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है। ठीक है, तो उसके लिए 2 कंडीशंस होते हैं। पहला कंडीशन होता है सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 वाला, जिसको हम लोग बेसिक कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है सेक्शन 6 सब सेक्शन 6, जो एक एडिशनल कंडीशन है। ठीक है, एक एडिशनल कंडीशन है। इसमें भी 2 रूल्स होते हैं, इसमें भी 2 रूल्स होते हैं। इसमें से 2 में से एनी वन सेटिस्फाइड होना जरूरी है, इसमें 2 में से दोनों को सेटिस्फाइड होना जरूरी है। इसमें हम क्या पता लगाते हैं? इसमें हम पता लगाते हैं कि वो बंदा रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। इसमें हम पता लगाते हैं रेसिडेंट होने के बाद वो बंदा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। क्लियर है? तो जब तक हमारा बेसिक कंडीशन 1 पता नहीं चलेंगे तब तक हम दूसरे कंडीशन पे नहीं जा सकते। ठीक है, अगर वो रेसिडेंट हुआ देन वी हैव टू चेक द रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। जितना बोला है उतना ही कैलकुलेट करना, उससे ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना। ये तो हमारे एडिशनल के लिए कि समझने के लिए। नॉर्मली जो पर्सन रेसिडेंट होते हैं उसको हम ROR बोलते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस से होते हैं जो बंदे निकल जाते हैं NOR। ठीक है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्लियर है? इस कंडीशन में एक एक्सेप्शनल रूल रहता है, एक्सेप्शनल रूल्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? वो याद रहना बहुत जरूरी है। एक्सेप्शनल रूल्स के कुछ कंडीशंस है। एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए लेफ्ट करना, कुछ इंडियन सिटीजन है जो एम्प्लॉयमेंट करने के लिए बाहर चले गए। ठीक है, या तो फिर क्रू मेंबर बन गए शिप के, या तो फिर कोई इंडियन ओरिजिन का बंदा है जो विजिट करने आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जो बेसिक कंडीशन के सेकेंड कंडीशन को डायरेक्टली निगलेक्ट कर देता है कि वहां पे वैलिड ही नहीं होती है। तो ये एक्सेप्शनल केस ज्यादातर क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं। ठीक है, ज्यादातर आते हैं, कभी कभी मतलब कि उनके पास देने के लिए ज्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं होते, तो इन 3 कंडीशन में से कोई कंडीशन दे देगा और आपको बोलेगा कि रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, वो चेक करो। तो उसी के बेसिस पे हमें क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, सो दैट आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम हमें कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और आपको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी मैं आप चेंजेस करके आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे दूंगा। क्लियर है? तो रेसिडेंट चेक करना है तो फर्स्ट कंडीशन याद रखो, जिसमें 2 कंडीशंस होते हैं, 2 में से एक कंडीशन को सेटिस्फाइड करना है। क्या चेक करने के लिए? कि वो रेसिडेंट है कि नहीं है। ठीक है, रेसिडेंट हुआ देन वी कैन गो फॉर अहेड, एडिशनल कंडीशंस को देखेंगे। क्लियर है? जिसमें 2 कंडीशंस में दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड होने के बाद बंदा बनेगा ROR, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर नहीं सेटिस्फाइड किया, एक भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो सीधा बंदा बन जाएगा RNOR। क्लियर है? यहां तक डाउट क्लियर है? चेक करते हैं क्या है वो कंडीशन। तो यहां पे क्वेश्चन में क्या लिखा है? मिस्टर सी हु इज एन इंडियन सिटीजन। ठीक है, कोई बात नहीं, हु इज एन इंडियन सिटीजन हैविंग इनकम, उसका इनकम ज्यादा है ग्रेटर देन 15 लाख से। एक बात याद आ गया? ठीक है, सॉल्यूशन में सबसे पहला असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर
और असेसी का नाम, ASSESSEE, असेसी। असेसमेंट ईयर हमारा ऑलवेज रहेगा, जिस साल हमको कैलकुलेट करना है, प्रीवियस ईयर उसके 1 साल पहले, जैसे कि हमको यहाँ पे दिया हुआ है असेसमेंट ईयर 25-26, तो हमारा असेसमेंट ईयर 25-26 का हो जाएगा, प्रीवियस ईयर उसके 1 साल पहले, जिसमें हम इनकम कमाते हैं, मिस्टर सी ने कमाया रहेगा। असेसी का नाम मिस्टर सी, स्टेटस पता नहीं अभी तक, तो हमको फाइंड करना है। यहाँ पे एक और आता है आपके नेक्स्ट चैप्टर में, जब हम सैलरी करेंगे या कोई पीजीवीपी करेंगे, कैपिटल गेन करेंगे, तो यहाँ पे एक और आता है स्टेटस करके। वो स्टेटस क्या होता है, ROR है या RNOR है या NR है, वही स्टेटस, लेकिन अभी तक यहाँ पे आया नहीं, हमको वही फाइंड करना है, ठीक है। लेट्स चेक और क्या इन्फॉर्मेशन। तो हमको सबसे पहला मिला कि ये इंडियन सिटीजन है जिसका इनकम ग्रेटर देन 15 लाख है, ओके, 15 लाख से ज्यादा, एक तो मिला। ऊपर से रिटर्न टू इंडिया, अब रिटर्न मतलब आ रहा है, तो कुछ तो हुआ रहेगा, ये गया रहेगा छोड़ के, ऐसा कुछ है, या तो क्रू मेंबर रहेगा तो छोड़ के गया रहेगा, ऐसा हो सकता है। रिटर्न टू इंडिया, ठीक है, रिटर्न ऑन 1 जुलाई 2024, ओके, डेट याद रखते हैं, 1 जुलाई 24 को वापस आया विजिट करने के लिए, कोई बात नहीं, वापस चला गया, ही लेफ्ट, चला गया, लेफ्ट ऑन 25 सितंबर 2024, बहुत जल्दी भाग गया। उसके बाद क्या दिया है, प्रायर टू दैट, अगर हम बात करें प्रायर 1 अप्रैल 2024 का, उसके पहले 1 अप्रैल तो मतलब पिछले के पिछले साल, मतलब प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर हमारा क्या है, हमारा प्रीवियस ईयर है 24-25, पिछले के पिछले साल से बात करें, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में बात करें, ही वॉज इन इंडिया, वो इंडिया में था, कितना था, मोर देन 365 डेज ड्यूरिंग द 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, मतलब अगर हम बात करें तो 4 साल पहले, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर मतलब 2023-24, 22-23, 21-22, 2021, इन 4 बजट को मिला के वो बंदा 365 डेज ज्यादा था, कोई बात नहीं, चलता है, ये भी कंडीशन हमारा काम का है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर पता लगाओ कि व्हाट इज द रेसिडेंशियल स्टेटस। अब आपको क्या लगता है, अगर आपने मेरे पहले लेक्चर्स को देखे रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये नॉर्मल कंडीशन वाला है कि एक्सेप्शनल रूल वाला है। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि हम इसको नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से सोल्व करेंगे कि एक्सेप्शनल रूल लगा के सोल्व करेंगे। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन तो एडिशनल दिया है, फर्स्ट लेक्चर्स एंड सेकंड लेक्चर्स के वीडियो देखने के बाद आप इसको सोल्व कर पाओगे बहुत इजीली, जस्ट थिंक अबाउट इट। देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमें सबसे पहले पता लगाना है कि वो रेसिडेंट है कि नहीं। मिस्टर सी, एक तो क्या है, वो इंडियन सिटीजन है, लेफ्ट इंडिया फॉर, मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, फॉर एम्प्लॉयमेंट, मान लेते हैं, मान के चलते कि वो एम्प्लॉयमेंट के लिए लेफ्ट किया, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रख दिया या नहीं भी रखे, तो भी एक चीज से हमको पता चलता है कि उस बंदे की इनकम जो है बाहर जाने के बाद, उस बंदे की इनकम इंडिया छोड़ने के बाद जो बाहर कमा रहा है, ठीक है, 15 लाख से ज्यादा है, मोर देन 15 लैक्स, और वो एक तरह का फॉरेन इनकम हो जाएगा, ठीक है। हैविंग इनकम ग्रेटर देन 15 लैक्स, रिटर्न टू इंडिया, वापस आ रहा है इंडिया में। अब यहाँ पे तो बोला नहीं है कि ये फॉरेन इनकम करके है, तो हम इसको अज्यूम्स नहीं करेंगे, नहीं बोल सकते कि फॉरेन इनकम है, कुछ नहीं, इनकम बोलेंगे इंडिया का इनकम बोल देते, कोई बात नहीं। 15 लाख से ज्यादा है, खाली इतना इंपॉर्टेंट है कि वो इनकम जो है वो 15 लाख से ज्यादा है, क्यों, क्योंकि रूल्स है यहाँ पे, ठीक है। मिस्टर सी इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, लेफ्ट इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, बता सकते हैं। ही हैज टू फुलफिल फॉर रेसिडेंट, लिखेंगे फॉर रेसिडेंट, he has to fulfill
one condition of two condition. Wait, पहले समझो. वन कंडीशन ऑफ टू कंडीशंस, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1. ठीक है, इसमें दो कंडीशन है. डोंट राइट, पहले समझो. इसमें दो कंडीशन है. पहला कंडीशन क्या है, 182 डेज और मोर होना चाहिए ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, और बी में फर्स्ट 60 डेज और मोर होना चाहिए ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, सेकेंड 365 डेज और मोर होना चाहिए. इसमें बीच में एंड आता है, एंड मोर होना चाहिए ड्यूरिंग 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर. ये बेसिक कंडीशन है सेक्शन 6 का. सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 रेसिडेंट होने के लिए. अब यहां पे एक प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम है. ये इंफॉर्मेशन देने के बाद ये हो जाता है एक्सेप्शनल रूल. क्या हो जाता है? एक्सेप्शनल रूल. अब यहाँ पे कौन सा एक्सेप्शनल रूल लगेगा? अगर हम इसको एम्प्लॉयमेंट माने कि एम्प्लॉयमेंट के लिए छोड़ के क्या रहेगा, या तो क्रू मेंबर रहेगा या तो इंडियन सिटीजन है जो विजिट कर रहा है इंडिया में. ठीक है, अब इन तीनों के लिए हमने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लिखा, तो छोड़ो, चलो एम्प्लॉयमेंट हट जाएगा. ऐसे सीधा क्या बोल दिया, वो इंडियन सिटीजन है, तो क्रू मेंबर भी नहीं बनेगा, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं आएगा. वो क्या आएगा? इंडियन सिटीजन है, विजिट कर रहा है इंडिया में. ठीक है, ये आ गया अपना. ठीक है, इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया फॉर एनी रीजन. चलो छोड़ो. अगर एक्सेप्शनल केस आ गया, एक्सेप्शनल केस आ गया जहां पे एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए या फिर क्रू मेंबर के लिए या फिर इंडियन सिटीजन है, विजिट कर रहा है इंडिया में, तो एक्सेप्शनल केस के लिए सीधा सीधा एक ही चीज पता लगनी चाहिए, दो चीज पता होनी चाहिए. पहला क्या, जो सेकेंड कंडीशन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल. ठीक है, सेकेंड कंडीशन एप्लीकेबल होगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्शनल केस में आ गया. दूसरा चीज क्या ध्यान रखना है, इनकम नॉट मोर देन 15 lakhs. दूसरा चीज ये ध्यान रखना है कि उसका इनकम 15 लाख से ज्यादा ना हो. ठीक है, और 182 डेज होना चाहिए, ये रहेगा. मतलब फर्स्ट एप्लीकेबल है कि बंदा 182 डेज से ज्यादा होना चाहिए. दूसरा ये लगेगा ही नहीं, सीधा आ जाएगा इनकम नॉट मोर देन 15 lakhs. ये कंडीशन है. ठीक है, अगर ये सेटिस्फाइड करता है तो ही वो रेसिडेंट कहलाएगा, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट. अब आपको वो समझता रहेगा. ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि अभी तुरंत मत लिखो, पहले देखते हैं कि क्या है, कैसे लगेगा रूल्स. वापस से, इंडियन सिटीजन है, इनकम 15 लाख से ज्यादा है, विजिट कर रहा है, तो इंडियन सिटीजन हो गया. वो विजिट करने के वजह पे 1 जुलाई में आया, सितंबर में चला गया, तो कितना डेज रहा वो, कितना डेज रहा, हमें क्या पता लगाना है. सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि उसका इनकम 15 लाख से ज्यादा है. सीधा सीधा ये जो सेकंड कंडीशन हम देख रहे थे ये एप्लीकेबल नहीं होगा. क्यों? क्योंकि एक्सेप्शनल रूल लग गया. अब एक्सेप्शनल रूल लग गया तो सीधा रूल्स क्या आ जाएगा कि इनकम 15 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 182 डेज उसको रहना पड़ेगा. ठीक है, ये चीज है. इनकम 15 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, हो गया. बंदे का इनकम 15 लाख से ज्यादा हो गया. अंडरस्टूड. दूसरा 182 डेज देखते हैं. नंबर ऑफ डेज कभी आया, 1 जुलाई. जुलाई में पूरा 31, जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई में पूरा 31, अगस्त में पूरा 31, जुलाई अगस्त सितंबर में 25. जिस दिन गया वो दिन भी आएगा. कितना आएगा? टेल मी.
87 days। क्या लगता है आपको, व्हाट विल द आंसर एक्सेप्शनल केस में? क्या होगा एक्सेप्शनल केस में? सीधा पता लगाना है, सोचना ही नहीं है। पहली चीज, इनकम 15 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हो गई 15 लाख से ज्यादा इनकम, खत्म हो गया। इनकम 15 लाख से ज्यादा हो गया। यहाँ पे बोला है ज्यादा नहीं होना चाहिए तो रेसिडेंट होगा, ज्यादा हो गया तो भाई वो रेसिडेंट नहीं बनेगा। क्या बनेगा? सीधा नॉन रेसिडेंट बनेगा। दूसरा कंडीशन, ये तो एप्लीकेबल ही नहीं है बी वाला पार्ट, 60 डेज और 365। अगर तुम सोचोगे कि सर ये तो एप्लीकेबल है, ठीक है, 60 डेज भी एप्लीकेबल है, 365 डेज भी एप्लीकेबल है। कैसे? क्योंकि वो पिछले प्रीवियस ईयर में 365 डेज से ज्यादा रहा है, इंफॉर्मेशन दिया है। तो यहाँ पे 87 डेज आ रहा है, ठीक है, ये भी हो गया एप्लीकेबल, ये भी हो गया एप्लीकेबल। हाँ, इस कंडीशन में वो रेसिडेंट बनेगा। क्या नहीं दिया रहना चाहिए? ये नहीं दिया रहना चाहिए 15 लाख से ज्यादा, एक्सेप्शनल केस नहीं होना चाहिए, ऑन विजिट पर्पस, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे क्या बन जाएगा वो, अगर उसका इनकम लेस देन, यहाँ पे लिखा है लेस देन 15 लाख, गुड, फिर भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 182 डेज होना चाहिए और यहाँ पे 60 डेज एप्लीकेबल ही नहीं है। तो याद रखो 60 डेज नहीं होना चाहिए, 365 डेज नहीं होना चाहिए, ये सेकेंड पार्ट बी पार्ट एप्लीकेबल ही नहीं है। सीधा 182 डेज होना चाहिए और इनकम लेस देन 15 लाख होना चाहिए, ठीक है। अगर डेज बढ़ गया यहाँ पे, पिछले साल वो रहा है 182 डेज से ज्यादा रहा है, इनकम 15 लाख से कम है, देन रेसिडेंट, अदरवाइज सीधा नॉन रेसिडेंट। कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या लिखोगे? मिस्टर सी as Indian citizen visit in the previous year only 87 days as per the exceptional rule of section 6 subsection 1, ठीक है, as per the exceptional rule of section 6 subsection 1 the income must be not greater than 15 lakhs and he must be stay in India during the previous year 182 days. He only stay in India 87 days during the previous year and his income is more than 15 lakhs, so that as per the exceptional rule Mr. C is not resident या non resident, ठीक है। Do you understand? आई होप आपको समझा रहेगा। और एक क्वेश्चन लेते हैं इसके साथ, अरे So here is the second question. First read out. थोड़ा सा चेंजेस है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। आई होप आप लोग सॉल्व कर लोगे पढ़ने के बाद। देखते हैं क्या है क्वेश्चंस में। मिस्टर डी हु इज एन इंडियन सिटीजन, अगेन वापस आ गया इंडियन सिटीजन। ज़्यादा करके आपको क्वेश्चंस एक्सेप्शनल केसेस का ही देगा, क्योंकि रेगुलर वाले जो OR होते हैं वो डायरेक्टली रेसिडेंट हो जाते हैं। तो आपको ज़्यादातर एक्सेप्शनल केस ज़्यादातर देगा, 99% चांसेस है आपको ऐसे केसेस आएंगे। Mr. D, who is an Indian citizen, leaves India on 25th September. कब जा रहा है? 25th September को, for the purpose of employment. स्पेसिफिकेशन दे दिया है। नाम ही सुनने के बाद पता चलता है कि वो एक्सेप्शनल रूल है सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का, ठीक है। तो उसके रूल्स आपको पते होने चाहिए, क्लियर। outside India and come to India on 1st April 2024 है। ये कैसा हो गया? 25 सितंबर को गया, 1 अप्रैल को आ गया। सोचना मत, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन सही है। तो सोचने का लॉजिकल पार्ट चेंज करो, बता दो कैसे, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा होता है कि अरे सर ये तो अप्रैल तो पहले आता है, पहले ही आ गया, फिर 25 सितंबर को गया, इसका मतलब पहले भी तो जाके गया रहेगा, इसका मतलब पिछले के पिछले साल गया रहेगा, तो उसके बाद आया रहेगा। तो पहले आया वापस से गया, इसको ऐसे एज्यूम्स करेंगे, ठीक है। 1 अप्रैल को आया, हो सकता है उसके पिछले 4 साल या पिछले साल वो कहीं और गया था, फिर आया 1 अप्रैल को, फिर 25 तारीख को गया, ऐसा सोचना, ठीक है। कम टू इंडिया, ठीक है, 1 अप्रैल 24 में आया और उसी साल 25 सितंबर को चला गया, ठीक है। He was in India for the more than 365 days
यहाँ से पता चलता है अपने को कि वो आता जाता रहता है। तो हो सकता है ऐसे कि वो अप्रैल में आया और उसी साल सितंबर में चला गया, ठीक है। इसके लिए व्हाट इज हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर। जस्ट इसके प्रीवियस क्वेश्चन हमने सेम एक्सेप्शनल केसेस किया था। स्टार्ट देखो आपको आता है क्या। सबसे पहले क्या लिखेंगे, असेसमेंट ईयर 2025-26, प्रीवियस ईयर 2024-25, एंड assessee मिस्टर डी, ठीक है। सो मिस्टर डी is an Indian citizen, left India for employment on 25th September 2024, ठीक है। Yes, for residential, for resident, he has to fulfill the basic condition of section 6 subsection 1, ठीक है। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का बेसिक कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा विथ एक्सेप्शनल रूल। आप लोग लिख सकते हो या विथ एक्सेप्शनल रूल या विथ एक्सेप्शनल कंडीशंस। सो अगर हम एक्सेप्शनल रूल को लेके चले, क्यों एक्सेप्शनल रूल लगेगा, क्योंकि वो बंदा एम्प्लॉयमेंट करने के लिए बाहर गया था, या आता जाता रहता है, इंडियन सिटीजन का है, वो आता जाता रहता है, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए वो विजिट करता रहता है, ठीक है। तो इसमें जस्ट हमने अभी क्वेश्चंस में क्या देखा कि सेक्शन 6 के 2 रूल्स होते हैं। सेक्शन 6 के 2 रूल्स होते हैं, ए और बी 1, 2। तो जो बी वाला कंडीशन है वो नॉट एलिजिबल हो जाएगा, वो एलिजिबल ही नहीं होगा मतलब एप्लीकेबल ही नहीं होगा। तो सिर्फ कौन सा वाला कंडीशन लगेगा, 182 डेज होना चाहिए, सिंपल। 182 डेज होता है कि नहीं होता, खाली उतना देखो, ठीक है। हुआ तो रेसिडेंट, नहीं हुआ तो नॉन रेसिडेंट। So what is the exceptional rule? He has to fulfill the exceptional rule of section 6 subsection 1, 182 days or more during previous year। अब ये सब फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि एक्सेप्शनल रूल लग गया तो 365 डेज का फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 60 डेज होता ही नहीं एप्लीकेबल, उसको सिर्फ और सिर्फ 182 डेज ही रहना है, पिछले साल ये इतना बताना चाहिए, और उसका इनकम 15 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये स्टेटमेंट आपको पूरा लिखना है, मिस्टर डी और ही हैज टू मिस्टर डी हैज और मस्ट बी स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 182 डेज और मोर, ठीक है। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, लेकिन आप जब पहला लेक्चर देखे रहोगे मेरा तो आप ये स्टेटमेंट पूरा लिखा करो, ठीक है। नंबर ऑफ डेज कभी आया, 1 अप्रैल में आया, ठीक है। इसी फाइनेंशियल मतलब प्रीवियस ईयर में अप्रैल में आ गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। एक अप्रैल में आया, पूरा साल पूरा महीना था, यस। कितना होता है अप्रैल में, 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 25। अब वो डेज कैसे निकालते हैं आपको मैंने मेरे बेसिक लेक्चर्स में आपको बताया रहेगा कि डेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आप इसको ध्यान दोगे तो जो ऊपर वाला रहता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, ये 31 का होता है बेसिक लॉजिकल आंसर के लिए, सर लॉजिकल आंसर को ध्यान रखने के लिए, ठीक है। अदरवाइज कैलेंडर के रूल से याद करना है, जनवरी में 31, फरवरी में अगर लीप ईयर है तो 29, ऐसा रूल से याद कर लेगा, सो दैट आपको ईजी हो जाएगा। अप्रैल 30, 31 पूरा महीना था, अप्रैल में पहले तारीख को आया तो पूरा महीना रहेगा, जिस दिन आया वो भी दिन काउंट करने का। 30, 31, 30, 31, 31, 25 तक था, 25 को लेफ्ट किया, ठीक है। टोटल 178 डेज,
3 6 9 12 15 17 6 7 8 178 days। क्या लगता है आपको? ही हैज फुलफिल्ड द कंडीशंस ऑफ एक्सेप्शनल रूल, मतलब उसको पिछले साल 182 डेज से ज्यादा रहना था, ऐसा रूल्स उसने फुलफिल किया क्या? 4 दिन से चूक गया, 4 दिन से रह गया। तो 4 दिन से रह गया तो क्या सीधा स्टेटमेंट आएगा? व्हाट इज द स्टेटमेंट? मिस्टर डी स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग previous year 178 days, which is less than 182 days। मार्क्स लेना है तो आपको थोड़ा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है? स्टेटमेंट जितना ब्रॉड करोगे, ज्यादा भी ब्रॉड नहीं करना, 2 3 पेज का नहीं लिखना है, जितना हो सके उतना कॉमन सेंस के रखो, थोड़ा स्टेटमेंट ब्रॉड करते रहो, आपको मार्क्स स्टेटमेंट वाइज मिल जाएगा। सो ही हैज नॉट फुलफिल्ड the basic condition of section 6 subsection 1 exceptional rule। So conclusion, Mr. D is non-resident। नॉन-रेजिडेंट अगर बात करते हैं, उसके आगे का उसका OR और NOR चेक ही नहीं करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा सेकेंड क्वेश्चन भी इस लेक्चर्स का, ठीक है? सो गाइस, नेक्स्ट इस लेक्चर का तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करो। देखो सॉल्व होता है कि आपसे सेम है, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा आपको, सेम जो भी हमने सॉल्व किया उसके जैसे ही है, सिर्फ नाम में फर्क है और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट, बस ज्यादा कुछ नहीं है। क्लियर? मिस्टर आर इज एन इंडियन सिटीजन, फिर दे दिया इंडियन सिटीजन। जब भी अगर कोई वर्ड आपको इंडियन सिटीजन दे रहा तो समझो वो कहीं ना कहीं मिलके एक्सेप्शनल रूल का बात कर रहे हैं, ठीक है? हैविंग टोटल इनकम अदर देन फॉरेन इनकम। ओके, टोटल इनकम उसके पास है, फॉरेन इनकम को छोड़ के। तो लेक्चर 1 में मैंने इंट्रोडक्शंस में पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था कि फॉरेन इनकम किसके लिए कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, ठीक है? अदर देन फॉरेन इनकम लेस देन 15 लाख से, ठीक है? 15 लाख से कम है, कोई बात नहीं। छोड़ के गया था एम्प्लॉयमेंट करने के लिए, लेफ्ट इंडिया फॉर द एम्प्लॉयमेंट। कहाँ पे गया? दुबई में गया। कब गया? 1 अप्रैल 2020 को गया, 1 अप्रैल 2020 को चला गया, ठीक है? छोड़ के चला गया। उसके बाद ही कैम ऑन अ विजिट, उसके बाद वो विजिट पे आया, रहने के लिए नहीं आया इंडिया में, आया वापस चला गया। फर्स्ट टाइम आया, ठीक है, इंडिया में 1 अगस्त 2024 को आया, वापस चला गया 30 दिसंबर को चला गया। डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस। अगर हो सकता है तो आप सॉल्व कर लो, मेरे से पहले आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है? चेक करते हैं। असेसमेंट ईयर 2025-26, प्रीवियस ईयर 2024-25, असेसी मिस्टर आर। चलो एक एक लाइन मार्क्स लेने के लिए लिखना पड़ेगा अपने को, ठीक है? मिस्टर आर इज इंडियन सिटीजन, left India for employment to Dubai, या वो भी लिख लो, क्यों छोड़ने का, ठीक है? His total income less than 15 lakhs, ये चाहिए था हमको, other than foreign income। ओके, तो लग जाएगा इसका एक्सेप्शनल रूल, क्योंकि वो भाई विजिट करने आ रहा है, ठीक है? सो फॉर रेसिडेंट he has to fulfill the basic condition
सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, ठीक है, अंडर एक्सेप्शनल रूल। So what is the basic condition? सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 एक्सेप्शनल रूल के अंदर कौन सा रूल लगेगा? ए बी, बी तो कैंसिल हो जाएगा, बी आएगा ही नहीं, नॉट एप्लीकेबल है बी के लिए, क्योंकि विजिट करने के लिए आ रहा है, इंडियन सिटीजन है, एम्प्लॉयमेंट करने के लिए बाहर गया था, अभी सिर्फ विजिट करने के लिए आ रहा है, तो प्रीवियस ईयर में से उसका ये चेक करेंगे कि वो रेसिडेंट है या नहीं है। उसके लिए जो सेक्शन 6 का सेकेंड कंडीशन है वो एप्लीकेबल ही नहीं होगा। तो हम सीधा सीधा फर्स्ट सेक्शन पे देखेंगे कि he must be in stay during the previous year 182 days or more, 182 days or more during previous year। चेक करते हैं नंबर ऑफ डेज। कभी आया कभी गया, पहले जब गया था वो डेट नहीं लेना है, पहले जब गया था वो डेट नहीं है, कभी आया वापस वो 2020 में गया था, अभी हमारा चल रहा है 2025-26, तो मतलब पिछले साल हमारा क्या रहेगा, प्रीवियस ईयर रहेगा, जो रहेगा 2024 और 25, उसका देखना है। 2024 और 25, 1 अगस्त 2024 में आया, दिसंबर में गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर टोटल। कब आया कब गया? 1 अगस्त को आया, तो अगस्त, जुलाई के बाद अगस्त, कंटिन्यू 31 अगस्त बाद सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31 होता है, लेकिन 30 को गया तो 30 तारीख पूरा। काउंट करो कितना होता है, 152, 3, 6, 9, 12, 15, 1, 2, 152 डेज। क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? इनकम 15 लाख से कम में फर्क नहीं पड़ता, इनकम 15 लाख से कम तो है, हमको चाहिए, लेकिन क्या उसने 182 दिन इंडिया में रहा है एज पर द एक्सेप्शनल रूल? नहीं रहा है, ठीक है। ही वॉज इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 152, जो कि कम है 182 डेज से। देखो हर एक बार आपका जो आंसर का पैटर्न होता है ना वो चेंज होता रहता है, तो जरूरी नहीं कि आप फिक्स स्टेटमेंट को पकड़ो, आपको सिर्फ कंक्लूड करने आना चाहिए कि आपको लिखना क्या है, उस लिखने के पकड़ को आप समझ लो और फिर अपने हिसाब से आप कंक्लूड करते रहो, जो आपको जैसा लिखना है पैटर्न उस हिसाब से आप लिखते जाओ, फिर क्लैरिफिकेशन ज्यादा होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। सो ही वाज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 182 डेज व्हिच इज लेस देन 152 days which is less than 182 days. So as per the conclusion, Mr. R is non-resident. नॉन रेसिडेंट मतलब कब? प्रीवियस ईयर में, इतना ही, ठीक है। हमें जब भी निकालना तो प्रीवियस ईयर के बेसिस पे निकालना, क्योंकि उसको टैक्स भरना है 2025-26 में, वो टैक्स के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है हमको सिर्फ वो देखना है, चाहो तो और आप इसको एलोबरेट कर सकते हो। Mr. R has not fulfilled the basic condition of section 6 of section 1 with the exceptional rule. He has to be stay in India during the previous year 182 days or more. So as per the number of days he was in India less than 182 days, ऐसा आप लिख सकते हो, जितना एलोबरेट कर सकते हो कर सकते हो। लास्ट में एक कंक्लूड जरूर करना, Mr. R is non-resident during the assessment year, ठीक है, अंडरस्टैंड। एक और क्वेश्चन लेते हैं, होप सो हमको आज ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन हमारा हो जाए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन, ओके। 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, ये चौथा क्वेश्चन से आपके सामने लेकर आओ, इसमें थोड़ा चेंजेस करके आपको एक होमवर्क दे दूंगा, सो यू कैन ट्राई। क्लियर? जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन, क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, पहले तो हम लोग सिर्फ ये देख रहे थे कि एक्सेप्शनल रूल के साथ, अभी थोड़ा एडवांस करके करते हैं, ओके। यहाँ पे बोला है मिस्टर वाई सिटीजन ऑफ यूएसए, नॉट अ इंडियन सिटीजन। बी क्लियर, अभी तक हम लोग इंडियन सिटीजन देख रहे थे, अब इंडियन सिटीजन नहीं है, अब फॉरेन का है। मिस्टर वाई जो है सिटीजन ऑफ यूएसए का है, मतलब फॉरेन का है, क्लियर है। प्रोवाइड्स द डिटेल्स ऑफ हिज विजिट ड्यूरिंग द लास्ट 7 years, उसने अपने डिटेल्स को आपको दिया हुआ है, वो कितने 7 साल, मतलब 7 साल में कितनी बार विजिट किया है इंडिया में,
कितने कितने डेज के हिसाब से, कभी कभी डायरेक्टली दिया रहता है, कभी कभी डेट दिया रहता है, कब आया कब गया, कब आया कब गया, तो उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। अगर डेट दिया रहेगा अराइवल और डिपार्चर या फिर आया और गया करके, तो वो डेट के हिसाब से फाइंड करो नंबर ऑफ डेज, कब था कब गया, बहुत थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा दिया रहेगा तो बहुत सिंपल, ठीक है। तो हिज विजिट ड्यूरिंग द लास्ट 7 years, पिछले 7 साल का उसने डिटेल दिया हुआ है, और बोला है कि प्रायर 1 अप्रैल 2018 के पहले उसने विजिट ही नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी तो यूएसए का था, पता नहीं क्यों आया रहेगा, कुछ काम करने के लिए आया रहेगा। पिछले 7 साल का डिटेल दिया है। पिछले 7 साल मतलब 1 2 3 ऐसा नहीं होता, पिछले 7 साल मतलब ऐसा होता है 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें ये प्रीवियस ईयर है। कैसे पता चला? याद रखने का असेसमेंट ईयर कितना है? 25-26, ठीक है। 25-26 अगर असेसमेंट ईयर है तो प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा? 24-25, ये प्रीवियस हो जाएगा। तो ये क्या रहेगा? ये प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। असेसमेंट ईयर के जस्ट पिछला साल होता है हमारा प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर के बाकी के सब पीरियड क्या हो जाएंगे हमारे? प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर को लग करके क्लियर है? पता करो, चेक करो कि वो रेसिडेंट है कि नहीं है। व्हाट इज द रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26? स्टार्ट करो अगर आपको आता है तो। अभी तक के लेक्चर्स में सॉल्यूशन में क्या क्या लिखना है आपको? सबसे पहला असेसमेंट ईयर 2025 एंड 26, प्रीवियस ईयर 2024 एंड 25, असेसी का नाम मिस्टर वाई, ठीक है। सेम स्टार्ट। मिस्टर वाई is a USA citizen, visit India last 7 years. For resident, he has to fulfill basic condition of section 6 subsection 1. फर्स्ट रूल क्या होता है? ए, he must be in India during the previous year 182 days or more. ऐसा स्टेटमेंट आपको पूरा लिखना है। अगेन एंड अगेन मैं आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ 182 days or more during previous year. और OR, अब ये तो कोई इंडियन सिटीजन तो है नहीं, या एक्सेप्शनल रूल करके तो कुछ है नहीं, तो हम लोग और तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि बेसिक कंडीशन सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में 2 बेसिक कंडीशन होते हैं, जिसमें 2 में से एक को सेटिस्फाइड करना है, ठीक है। तो बी का फर्स्ट 60 days और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, इसके साथ एंड नंबर 2 365 days और मोर ड्यूरिंग 4 preceding previous year। ये आपका बेसिक कंडीशन जो आपको हमेशा याद रखना है, 182 डेज और मोर, और या तो ये सेटिस्फाइड होना चाहिए या तो ये। एक काम करो, इसको सेटिस्फाइड करने की कोशिश करो, ये सेटिस्फाइड हो जाए तो बाकी देखने का जरूरत नहीं। अगर ये सेटिस्फाइड नहीं होता तो बाकी का देखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों भी सेटिस्फाइड करना है। चेक करते हैं। डेट आइडेंटिफाई किया, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर निकला है ये। अगर प्रीवियस ईयर ये है तो प्रीवियस ईयर का सिर्फ कितना दिया है? 182 days। 180 which is less than 182 days, not satisfied, satisfied नहीं है। कोई बात नहीं, आगे। अगर ये सेटिस्फाइड नहीं है, इतना तो पता है कि 180 डेज है, हाँ ये है ना 180 days which is greater than 60 days, yes, satisfied हो गया। हमारा 180 दिन तो है, वो तो 180 दिन तो था, तो सेकेंड रूल पे जाते हैं। तो सेकेंड रूल में क्या बोला? 60 डेज होना चाहिए भाई, कुछ भी हो, पिछले साल 60 डेज होना चाहिए। कोई बात नहीं, 180 डेज है, सेटिस्फाइड हो गया, चलो 60 डेज से ज्यादा हो गया। ये चेक करो, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर को मिला के 365 होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए। ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर के पिछले 4 साल, ऊपर से नहीं नीचे से काउंट करो।
1 2 3 4 यहाँ तक ये आपका 4 साल प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर होगा। तो नंबर ऑफ डेज 198, 122, 25, 185 कितना होता है? चेक करो कितना होता है। फाइव 30 डेज। ओहो 530 डेज, ठीक है ना, चाहिए तो यही था 530 डेज विच इज ग्रेटर देन 365 डेज। यस यस, ये भी हो गया। इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब आप क्या समझे बताओ। बेसिक कंडीशन के सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ बिकॉज 182 डेज चाहिए था, वो 180 डेज रह चुका था, इसके लिए फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। बट सेकंड कंडीशन उसने सेटिस्फाइड कर लिया, 60 डेज से ज्यादा था और उसके पिछले के 4 साल मिला के उसने 365 डेज से ज्यादा रहा। यस, सो ही हैज फुलफिल्ड सेकंड बेसिक कंडीशन of section 6 subsection 1. So as per conclusion, Mr. Y is resident. क्लियर? बहुत सिंपल था। मिस्टर वाई रेसिडेंट हो गया। आप इसको चाहो तो इसको स्टेटमेंट में लिख सकते हो, फुलफिल है नहीं फुलफिल है उसको स्टेटमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। अब रेसिडेंट हो गया, पिछले 7 साल का दिया हुआ इंफॉर्मेशन है, बोला कि रेसिडेंट चेक करो, तो रेसिडेंट में कौन सा रेसिडेंट होगा, ऑर्डिनरी कि नॉन ऑर्डिनरी, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, फॉर ऑर्डिनरी या नॉन ऑर्डिनरी एडिशनल कंडीशन सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 का, ठीक है। तो ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी के लिए उसको एडिशनल कंडीशन चेक करना पड़ेगा सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 का। व्हाट इज द एडिशनल कंडीशन, वो भी आपको मैंने सिखाया था, ठीक है, लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बताया हुआ है कि किसी के रेजिडेंट निकालने के बाद उसको क्या चेक करना है कि वो ऑर्डिनरी है नॉन ऑर्डिनरी। देखो भाई यूएसए का बंदा है, उसको हम चेक कर रहे हैं कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, वो भी चेक करना जरूरी है, ठीक है। पिछले साल तो रेसिडेंट हो गया वो, तो 7 साल का जो उसने डिटेल दिया था उसके हिसाब से क्या माना जाए कि वो ऑर्डिनरी मतलब सामान्य नागरिक है कि असामान्य नागरिक है, चेक करते हैं। इसके दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होने चाहिए। तो पहला कंडीशन है ये 730 डेज और मोर होना चाहिए ड्यूरिंग 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर को मिला के, ठीक है, सॉरी प्रीसीडिंग 7 प्रीवियस ईयर, पिछले 7 साल को मिला के वो 730 दिन ज्यादा होना चाहिए या 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। एंड बी 2 out of 10 years, तो क्या होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए। दो पिछले 10 साल में कोई भी 2 साल क्या होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए। अगर इसने दोनों कंडीशन को फुलफिल कर लिया वो रेसिडेंट हो जाएगा। जरा चेक करो, ये कुछ पता चला? 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। सो रेसिडेंट तो हमने चेक कर लिया, उसका ये चेक करना है कि वो ROR है या RNOR है, ठीक है। उसके लिए दोनों कंडीशन को फुलफिल करना बहुत ही जरूरी है। इसमें कंडीशंस था, इसमें दोनों में से कोई एक चाहिए था, इसमें दोनों भी चाहिए। लेट्स सी 730 डेज से उससे ज्यादा होना चाहिए और 2 out of 10 years में रेसिडेंट होना चाहिए। तो रेसिडेंट होने के लिए क्या चाहिए, रेसिडेंट होने में देखो या तो ये या तो ये, तो सीधा सीधा इजीली फाइंड करने के लिए इस पे फोकस करो। 182 डेज है क्या, इसमें हो गया रेसिडेंट, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें कितना हो गया
1 और 2, वो 2 साल में रेसिडेंट है, यस इट इज एप्लीकेबल, फुलफिल्ड, क्लियर है, 2 साल में रेसिडेंट है वो। 2023-24 में 185 डेज रहा, जो कि 182 डेज से ज्यादा है, और 2020 और 21 में 198 डेज। बाकी का तुम कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन मगजमारी करने के लिए अच्छा है 182 डेज देखो। ये नहीं होता है तो जाके इसमें कैलकुलेट करने का, जब है इतना सिंपल इजी तो डायरेक्टली 182 डेज को फोकस करो। यस, पिछले 7 साल को मिला के उसका 10 साल में से किसी 2 साल में हो गया होना चाहिए, क्योंकि इसके पहले का तो कोई डेटा ही नहीं है, वो था ही नहीं 2018 के पहले। तो जो भी हमारे पास यही है, इसमें से 2 चीज को देखना है, 182 डेज इसमें ज्यादा हो रहा है, इसमें ज्यादा हो रहा है, 2 चीज में रेसिडेंट है, मतलब 2 ईयर में वो रेसिडेंट है। यस, 2 साल का तो फुलफिल हो गया, ये वाला फुलफिल हो गया। 730 डेज देखना है प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, ठीक है, 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। अब ये यहां से लेके 1 2 3 4 5 6, इसको नहीं छोड़ दो, प्रीवियस ईयर इसको छोड़ के इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, इन सभी का टोटल करो। तो हमने यहां तक तो टोटल कर लिया था, ठीक है, वहां तक का टोटल कितना आया था हमारा 530 आया था, प्लस ये दोनों को और टोटल करना है 130 और 95, 5 5 7 755 755 which is greater than 730 days, क्लियर? क्या लगता है आपको, इसने दोनों भी कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर लिया यूएस सिटीजन मिस्टर वाई ने? हाँ, दोनों भी कंडीशन को उसने सेटिस्फाइड किया, ये भी सेटिस्फाइड हो गया, ये भी सेटिस्फाइड हो गया। मिस्टर वाई हैज फुलफिल्ड both the condition of section 6 subsection 6. So आपको इसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, अगर आपको देना है तो दे सकते हो आगे जाके स्टेटमेंट, ठीक है। मिस्टर वाई हैज having the 755 days during the 7 preceding previous year, which is more than the 730 days, and yes, it is resident 2 years out of 10 years. So as per the conclusion, Mr. Y has fulfilled both the condition of section 6 of section 6. So as per this basis, Mr. Y is a resident and ordinary resident. मतलब वो रेसिडेंट भी है और ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी है, एक सामान्य नागरिक, कहाँ का, भारत का, ठीक है। इस हिसाब से देखा जाए तो ऐसे ही होता है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये रहा आपका 4th क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। कोशिश करो कि आप इसी क्वेश्चंस को कुछ फेरबदल करके कोशिश करो, जितने भी क्वेश्चंस मैं सिखा रहा हूँ उसमें थोड़ा बहुत डेट चेंज कर दिया करो। सपोज इसको अगर मान के कुछ डेट चेंज कर देते, फिर कैलकुलेट करके देखो, एक ईयर अगर निकाल देंगे इसमें से, इसको अगर हम लोग 100 ले लेते हैं, ठीक है, तो 100 लेंगे तो हो सकता है आपका सिचुएशन चेंज हो जाए, क्वेश्चन चेंज हो जाए, तो आपका आंसर भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो कभी कभी दिए हुए क्वेश्चन को आप थोड़ा फेरबदल करके फिर इवेल्युएट करने की कोशिश करो कि क्या हो अगर आप इसको ये एज्यूम करते हो, उसको डेट चेंज करके आप ये करते हो, फिर स्टेटमेंट देखो, तो आपको थोड़ा खुद से करने पे ज्यादा इजी होगा, ठीक है। रेफरेंस तो आपके पास है, तो जहां पे डेटेज वगैरह आपको चेंज करना लगता है वहां पे डेट वगैरह चेंज करो, फिर उसी क्वेश्चंस को एज आधार बना के सॉल्व करो, फिर चेक करो कि आपका स्टेटमेंट क्या निकलता है, तो अपना आंसर खुद थोड़ा जनरेट करने की कोशिश करो, तो आपका डाउट बहुत जल्दी क्लियर होगा। क्लियर है? Yes friends, this is the last question of this lecture, 5वां क्वेश्चन जैसा हमने डिस्कशन किया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, थोड़ा सा चेंजेस है, थोड़ा कुछ नए इंफॉर्मेशन के साथ। क्या लिखा है, मिस्टर जॉन एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, इसके पहले हमारा क्या था, यूएस सिटीजन था, ठीक है, अभी हमारा है ऑस्ट्रेलियन सिटीजन। मिस्टर जॉन एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन कम टू इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार इंडिया में आ रहा है, कदम रख रहा है 1 अप्रैल 2020 में, एंड स्टार्टेड बिजनेस इन गोवा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था, यूएसए का बंदा था, इंडिया में आ रहा है, विजिट करके जा रहा है,
आपको 7 साल का रिकॉर्ड दिया था, ठीक है, वो विजिट करने के बाद का रिकॉर्ड था। लेकिन ये बंदा जो आ रहा है वो आया भी ऑस्ट्रेलियन बंदा है, इंडिया में आके बिजनेस स्टार्ट कर दिया गोवा में। यू नो वेरी वेल अबाउट द गोवा, ठीक है। ही वेंट, नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, आगे जान जाओगे। ही वेंट आउट ऑफ इंडिया, वापस से गया, ठीक है, 1 अप्रैल 2024 एंड केम बैक टू इंडिया ऑन 1 जनवरी 2025। उसके बाद वॉज इन इंडिया देयर आफ्टर, उसके बाद वो इंडिया में रुक गया। सोचो कैसे कैसे रुक गया। ऑस्ट्रेलियन सिटीजन था, आया इंडिया में, गोवा के किसी कोने में उसने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट किया। फिर उसके बाद वो 2024 में गया और 2025 में वापस आया। उसके बाद बस गया, इधर ही बस गया, इंडिया में ही बस गया। तो ऐसे बंदों का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करो 2025-26 में क्या होगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ नहीं भी आता रहेगा तो फिर हमको क्या लिखना है, असेसमेंट ईयर 2025 एंड 26, प्रीवियस ईयर 2024 एंड 25, असेसी का नाम मिस्टर जॉन। हम उसका क्यों करें, वो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है ऐसा नहीं, आपके पास है, इंडिया में है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि उसको भी भाई, हम टैक्स भरते तो उसको भी तो टैक्स देखना पड़ेगा ना, वो टैक्स के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, भाई वो रेजिडेंट है कि क्या है, ठीक है। सो पहला, मिस्टर जॉन एन ऑस्ट्रेलियन citizen came for first time on 1st April 2020 for what? For employment or business. कहाँ पे? गोवा में। क्लियर? तो यहां पे याद रखने वाली क्या चीज है, ये एम्प्लॉयमेंट इन गोवा। याद रखो, ये आता है अपना एक्सेप्शनल रूल में। क्यों? एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के रेसिडेंशियल स्टेटस में, बेसिक रूल्स में, अगर कोई बंदा, ठीक है, कोई बाहर का बंदा, फॉरेन सिटीजन, वो विजिट करने आया तो ठीक है, लेकिन अगर वो एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस करने के पर्पज से आ रहा है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस करने के पर्पज से आ रहा है, यहाँ पे बिजनेस कर रहा है, तो सीधा एक्सेप्शनल रूल लगेगा। एक्सेप्शनल जब भी सुनो तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का एक कंडीशन एप्लीकेबल होगा, बी वाला फाइन नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ कौन सा कंडीशन फॉलो होगा, एक कंडीशन जिसमें कंपलसरी उसको प्रीवियस ईयर कितना लेना है, 182 डेज और मोर, मतलब वहां पे 60 डेज और 365 डेज का कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं किसी भी कीमत पे। क्यों? क्योंकि वो क्या है, एक्सेप्शनल रूल है। इसके पहले क्वेश्चन में क्यों नहीं था, क्योंकि वहां पे कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं था, वो आता था जाता था, आता था और जाता था, बस इतना ही है, ठीक है। आता था जाता था, बस इतना ही है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक्सेप्शनल रूल जब भी लगा तो एक्सेप्शनल रूल में सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का एक कंडीशन ही एप्लीकेबल होगा, 60 और 365 वाला एप्लीकेबल नहीं होगा। भले से वो है और 365 हो रहा है तो भी फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो आ जाएगा सीधा इस कंडीशन पे कि कोई भी बाहर का सिटीजन इंडिया में आ रहा है और खास करके एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस के लिए आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का एक्सेप्शनल रूल लग करके सिर्फ 182 डेज ही एप्लीकेबल होगा। अगर ये सेटिस्फाइड हुआ रेसिडेंट, अदरवाइज सीधा। और अगर रेसिडेंट हुआ तो उसका आगे का चेक करेंगे तो किस बेसिस का रेसिडेंट होगा, जैसे हमने पहले चेक किया था, किस बेसिस का होगा, मतलब आरओआर होगा या आरएनओआर होगा। अदरवाइज नॉन रेसिडेंट आया तो सीधा नॉन रेसिडेंट। हाँ, वो हो सकता है आर एंड ओ आर, लेकिन फिलहाल के लिए क्या रहेगा, वो नॉन रेसिडेंट, ठीक है। याद रखो क्या चेंजेस है इस क्वेश्चन में। स्टार्टेड बिजनेस इन गोवा, बाहर का बंदा हमारे इंडिया में आके बिजनेस स्टार्ट कर दिया और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दिया, अगर ऐसा हुआ, एक्सेप्शनल रूल ओनली फॉर 182 डेज इन प्रीवियस ईयर, दैट्स इट, ठीक है। सो
फॉर रेसिडेंट he has to fulfill basic condition of section 6 subsection 1. क्या है 182 days or more during previous year, और बी लिखने के लिए लिख देते हैं 60 days और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, एंड इसके साथ 365 days और मोर ड्यूरिंग 4 preceding previous year, कंडीशन नंबर 2. ठीक है. एज पर द एक्सेप्शनल रूल, एक्सेप्शनल रूल क्या बोलता है कि कोई भी बाहर का बंदा बिकॉज ऑफ द फॉरेन सिटीजन था, वो इंडिया में आके एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर दिया और बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो इसके लिए पिछले साल उसको कंपलसरी कितना रहना पड़ेगा 182 डेज. 60 डेज एप्लीकेबल नहीं होगा, भले से वो है. ठीक है. अगर देखा जाए इसका हिस्ट्री देखेंगे तो 1 अप्रैल 2020 से 2021 में 365 डेज रहा. ठीक है. मतलब आया 20 में और गया 24 में, आया 20 में गया 24 में. ठीक है. तो 20-21 पूरा साल रहा, 21-22 365 पूरा रहा, 22-23 365 पूरा रहा, 23-24 366. एक्चुअली 65 होता है प्लस 1 होता है. क्यों? क्योंकि लीप ईयर आ गया. मतलब ऐसा साल जहां पे 4 से डिवाइड होता है उसमें एक दिन बढ़ जाता है. मतलब फरवरी का 28 डेज जो हो जाता है 29 हो जाता है. तो इसके लिए यहाँ पे 366 से होता है. ठीक है. तो इस हिसाब से देखा जाए तो 1461 कैलकुलेट हो रहा है. ठीक है. यस 1461 डेज. अब आप बोलोगे 60 डेज भी है या नहीं है, वो देखते हैं. पहले तो देखते हैं कि 182 डेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है. सबसे पहले ये देखना है. ठीक है. सो नंबर ऑफ डेज हमारे पिछले साल प्रीवियस ईयर में अप्रैल में गया बंदा. ही वेंट आउट ऑफ इंडिया. अप्रैल से गया. अप्रैल में गया तो डायरेक्टली आया वो जनवरी 2025. मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर था ही नहीं इंडिया में. अप्रैल में गया और डायरेक्टली जनवरी में आया, वो भी 25 जनवरी, मतलब जनवरी 25 में आया. तो जनवरी में आया, फरवरी में था, मार्च में था, उसको कंटिन्यू किया. ठीक है. 3 महीना रहा. प्रीवियस ईयर में 3 महीना. इन शॉर्ट ऐसा, प्रीवियस ईयर में 3 महीना. जनवरी 1 जनवरी को आया, मतलब पूरा 31 फरवरी. कितना डेज आएगा? 25 चल रहा है, मतलब लीप ईयर नहीं है, 28 डेज. और मार्च 31, 90 डेज. ठीक है. 90 डेज रहा वो पिछले साल प्रीवियस ईयर. ही स्टे ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर ओनली 90 डेज. सो एज पर दिस, अगर 90 डेज है तो ये 90 डेज लेस देन 182 डेज निकला, सेटिस्फाइड नहीं हुआ. ये 90 डेज ग्रेटर देन 60 डेज हुआ, यह सेटिस्फाइड हो गया. ठीक है. ये भी 365 मतलब 1461 ग्रेटर देन 365 डेज है. ठीक है. ये भी क्या हो गया? सेटिस्फाइड हो गया. बट अगर ये विजिट करने आता है इंडिया में, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में, अगर ये विजिट करने आता है इंडिया में, घूमने फिरने आता है और चला जाता है, ऐसा कुछ रहेगा. ठीक है. तो उस पर्पस के लिए एक्सेप्शनल रूल नहीं लगेगा. मतलब ये बोथ कंडीशंस क्या हो जाएगा? नॉट एप्लीकेबल आएगा. नॉट एप्लीकेबल because he was coming in India for doing the business in Goa. ठीक है. तो उसके लिए सेकेंड कंडीशन डायरेक्टली हट जाएगा एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961. तो कौन सा सिर्फ एप्लीकेबल होगा? ये फर्स्ट वाला एप्लीकेबल. क्या वो फर्स्ट 182 डेज और मोर इंडिया में है या नहीं है, बस उतना देखना है. ठीक है. 182 डेज और मोर. तो गाइस समझा आप लोग को? एक्सेप्शनल रूल लग जाएगा डायरेक्टली. अगर वो बिजनेस पर्पस के माइंडसेट में आ रहा है तो 60 डेज का कॉन्सेप्ट ही हट जाएगा, नॉट एप्लीकेबल होगा.
देखो हमने देखने के लिए तो देख लिया कि 90 डेज ज्यादा है, 1461 डेज भी ज्यादा, मतलब इस हिसाब से वो क्या बनेगा, रेसिडेंट बनेगा। बट कंडीशन एक्सेप्शनल रूल्स क्या है कि वो बंदा बिजनेस पर्पस के लिए आ रहा है और बिजनेस किया उसने, सेटअप किया इंडिया में, इसके लिए क्या लगेगा, सीधा सीधा वो पिछले साल 182 डेज से ज्यादा होना चाहिए। ऐसा है नहीं है तो यही रूल सिर्फ एप्लीकेबल होगा। अगर नहीं है सो यस, एज पर एक्सेप्शनल रूल, ठीक है, मिस्टर जॉन इज नॉन रेसिडेंट ड्यूरिंग previous year. Why? Because he has not to fulfill the conditions of 182 days. He has less than appeared in previous year 90 days only. So that's why he is a non-resident as per the exceptional rule. Clear है? आप अगर दिखाना चाहो तो इसमें दिखा सकते हो। क्या दिखाना चाहोगे कि any foreign citizen if coming in India for doing the business, so 60 days or basic condition का second condition is not applicable, only applicable is 182 days और more उसको रहना है previous year में। So that's why 90 days था previous year में, सीधा हो गया वो non resident। क्लियर है? सो ये रहा गाइज आपका पांचवा क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा आज के हमारे पांचों क्वेश्चंस के बारे में। इन नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 मैं आपको और इसका एडवांस क्वेश्चन लेकर आऊंगा। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर पसंद आया रहेगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें कमेंट के साथ और अपने दोस्तों को शेयर करें। इफ एनी डाउट तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं, इफ एनी प्रॉब्लम्स मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके पहले के लेक्चर्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो दैट आप वहां से भी रिफर कर सकते हो। क्लियर है? थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।